डाकू का बेटा। इसके लेखक हैं हरि कृष्ण देवसरे, जिसे लोक चेतना प्रकाशन जबलपुर अपने द्वितीय संस्करण 1968 में से छापा था। उस समय इसका मूल्य ₹1.50। एक बार देखते हैं कि कहानी क्या कहती है, कहानी का लक्ष्य क्या है, कहानीकार कहना क्या चाहता है। डाकू का बेटा। सवेरा हुआ, गांव भर के लोग सेठ लच्छीराम के यहाँ पहुँच गए। लच्छीराम अपने गांव सूरजपुर के महाजन थे। उनके घर पिछली रात को डाका पड़ा था। बूढ़े बड़े बच्चे स्त्रियां सभी रात की डकैती की चर्चा कर रहे थे। मोहल्ले के कुछ लोगों ने बंदूकों की आवाजें भी सुनी थी, लेकिन किसकी हिम्मत थी जो उन डाकुओं से भिड़ता। चमन नदी का यह इलाका डाकुओं के लिए मशहूर है। इस नदी की धार बड़ी तीखी और पैनी है, इसलिए इसके किनारे खूब कटे फटे हैं। ये कटाव गुफाओं जैसे हैं। इन्हीं से जुड़े हुए घने जंगल हैं, बिल्कुल उबड़ खाबड़, ऊंचे ऊंचे पेड़ और कटीली झाड़ियां। इनमें ही छिपकर डाकुओं के दल रहते हैं। इधर काफी दिनों से कोई डकैती नहीं पड़ी थी। लोगों का ख्याल था कि डाकू शायद कहीं चले गए, किंतु लच्छीराम की डकैती ने फिर से चिंतित कर दिया। चंदू, इस तरह चुप क्यों बैठे हो? दुखी मत हो, जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ। बिरजू सेठ लच्छीराम के लड़के को समझा रहा। एक तरफ लच्छीराम बैठे आंसू बहा रहे थे, तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी गांव की अन्य महिलाओं के साथ बैठी। चंदू चुप रहा। वह फटी फटी आंखों से सबको देख रहा था। उसका चेहरा डरा हुआ लगता था। चंदू, जब डाकू आए तो तुम जाग रहे थे? एक अन्य मित्र ने पूछा। हाँ, चंदू उदास स्वर में बोला। बंदूक की धाए धाए सुनकर हम सब जग गए थे। फिर बिरजू और उसके सभी अन्य मित्र चंदू के नजदीक खिसक आए। डाकू घर के अंदर घुस आए। पिताजी ने शोर मचाया तो कमरे का दरवाजा उन्होंने तोड़ दिया। चंदू, तुमने डाकुओं को देखा था? दीनू ने पूछा। डाकुओं की सूरत के बारे में सभी जानते थे। अब तक उनकी आंखों के सामने डाकुओं का काल्पनिक चित्र उभर रहा था। डाकुओं के छींग भी होते हैं, नन्हे की तोतली बोली, और उसके प्रश्न पर सबको हंसी आ गई। अरे नहीं, बड़े लंबे चौड़े थे, खूब हट्टे कट्टे। उनके मुंह पर काले कपड़े बंधे थे, हाथ में बंदूक थी, लाल और बड़ी बड़ी आंखें। हाँ, कुछ तो शराब भी पिए थे। चंदू ने घृणा प्रकट करते हुए कहा। अरे बाप रे बाप, पूरे राक्षस थे। बिरजू डरावनी सूरत बनाए कहने लगा। तुम डरे तो नहीं चंदू? मैंने उन्हें देखा तो घबरा कर आंखें बंद कर ली। मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैं माँ से लिपट गया। माँ, बचाओ! चिल्लाई तो एक डाकू बंदूक लेकर झपटा। चंदू की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें पोंछते हुए बोला। उन्होंने मुझे और माँ को रस्सी से बांधकर चरपाई पे डाल दिया। माँ के सब गहने उतार लिए। और तुम्हारे पिताजी कहाँ थे? बिरजू ने पूछा। उन्हें तो पहले ही बांध दिया था उन लोगों ने। वह उनसे तिजोरी की चाबियां मांग रहे थे। पहले तो पिताजी ने नहीं दी। इस पर एक डाकू मिट्टी के तेल का कनस्तर उठा लाया। सरदार ने कहा कि अगर यह चाबियां न दे तो तेल डालकर जला दो। मेरी माँ ने यह सुना तो वह रोने लग गई। उसने पिताजी से चाबियां दे देने के लिए कहा। फिर तो डाकुओं ने तिजोरी खोली और उसे खाली करके चले गए। ओह, कितने दुष्ट होते हैं ये लोग, दीनू ने कहा। डाकुओं के बारे में हो रही इस चर्चा को एक लड़का बड़े ध्यान से सुन रहा था। मन में डाकुओं का हाल हुलिया जानने की बड़ी इच्छा थी। आज चंदू से उसके बारे में सुनकर वह दंग रह गया। उसने दबी जबान से पूछा, चंदू, कितने डाकू आए थे? चंदू उसकी बात का उत्तर नहीं दे पाया था कि एक लड़का बोल उठा। अरे चुप रह, बड़ा आया पूछने वाला। तेरा बाप भी तो डाकू है। कौन जाने उसी की सारी करतूत हो। और तेरा बाप डाकू नहीं है? लड़का तिलमिला उठा। देख, जबान मत लड़ा चंदन, वरना मैं हड्डी पसली तोड़ दूंगा। और लालू, मैं भी कहता हूँ, मेरे बाप को डाकू वाकू ना कहना। कहूँगा कहूँगा कहूँगा। जा, जो कुछ तुझे। चंदन ने तड़ाक से एक चाटा लालू के गाल पर जड़ दिया। लालू भी तड़प उठा। दोनों में गुत्थम गुत्था होने लगी, परंतु तभी और लोग आए और उन्होंने बीच बचाव कर दिया। चंदन यहाँ से चलकर सीधे घर पहुंचा। उसकी कमीज फट गई थी। आते ही उसने माँ को पुकारा। बेटे की आवाज सुनकर माँ चौंक पड़ी। इस तरह जोर से बोलते हुए उसने कभी न सुना था। एक क्षण के लिए वह सहम गई। चंदन की भौहें तनी हुई थी, क्रोध से चेहरा लाल हो रहा था,
माँ समझ गई कि जरूर इसने किसी से झगड़ा किया है। माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? क्या करते हैं? वह हमारे पास क्यों नहीं आते? एक सांस में इतनी सारी बातें चंदन ने पूछी। आखिर तुझे हुआ क्या है मेरे लाल? माँ ने छाती से लगाते हुए कहा, किसी ने कुछ कह दिया क्या? हाँ माँ, लोग मुझे डाकू का बेटा कहते हैं। तो कहने दे, उनके कहने से तू डाकू का बेटा तो नहीं बन जाएगा। तू तो मेरा लाल है, मेरा चंदन। कहते कहते माँ सिसकने लगी। अरे तुम रो रही हो माँ? अच्छा अब नहीं पूछूंगा, तुम रो नहीं। फिर चंदन ने रात की डकैती का सारा किस्सा सुनाया। उसने यह भी बताया कि लालू कहता था कौन जाने इसके बाप ने ही डाका डाला हो। बस यही बात उसे बुरी लगी। पर बेटा, इस तरह छोटी छोटी बातों में झगड़ा नहीं करते। माँ ने समझाया। चंदन ने माँ को शांत करने के लिए उसकी बात मान ली, किंतु उसका मन नहीं शांत हुआ। वह यही सोचता रहा कि माँ साफ साफ बात क्यों नहीं कहती, इधर उधर की बातों में क्यों उलझा देती है। चंदन इसी उलझन में पड़ा रहा। वह जितना सोचता उसकी उलझन उतनी ही बढ़ती जाती। जो बच्चे नाटक में भाग लेना चाहें वह मुझसे आधी छुट्टी में मिले। प्रार्थना खत्म होने पर हेडमास्टर साहब ने यह सूचना सुनाई। स्कूल के वार्षिकोत्सव के अवसर पर एक नाटक खेला जाना। चंदन 7वीं कक्षा का विद्यार्थी था। पढ़ने लिखने में तो सबसे आगे था। हमेशा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। स्कूल के सभी अध्यापक उसे बहुत प्यार करते। उसे अच्छी से अच्छी किताबें पढ़ने को देते। गरीब होने के कारण उसकी फीस भी माफ कर दी गई थी। हर साल उसे वजीफा मिलता था। सभी उसकी मदद करने के लिए तैयार रहते। चंदन अपने गुरुजनों का भक्त था। उनकी आज्ञा पालन करता, सारा काम पूरा करके ले जाता, कभी किसी लड़के के साथ बुरा व्यवहार न करता, सबसे मिलकर रहना और प्रेम भाव रखना ही अपना धर्म समझता। लेकिन चंदन के इन गुणों से लालू को बहुत चिढ़ होती। लालू और चंदन एक ही कक्षा में पढ़ते। वह अक्सर चंदन को तंग करता, परंतु चंदन कभी बुरा न मानता। वह उससे बड़े सरल तरीके से मिलता। यह देखकर लालू की हैरानी बढ़ जाती कि यह झगड़ा क्यों नहीं करता। वह नई नई चालें खेलता, परंतु चंदन का सरल स्वभाव सब कुछ सहन कर लेता। उसे अपनी माँ की बातें हर घड़ी याद रहती। वह सोचता कि माँ ने जो कुछ कहा है, यदि नहीं मानूंगा तो उसे दुख होगा। उसे याद था किसी को सताओ नहीं। चंदन इसीलिए कुछ न बोल। आधी छुट्टी हुई। सब लड़के हेडमास्टर साहब के कमरे में इकट्ठे हुए। चंदन भी गया। लालू भला क्यों चुकने वाला, वह तो चंदन की बराबरी करने के लिए तैयार ही रहता था। हेडमास्टर साहब ने एक एक करके सबसे संवाद पढ़वाए। जो लड़के अच्छी तरह पढ़ सकते थे उन्हें रोक कर बाकी को जाने दिया। अब बारी आई पार्ट बांटने की। नाटक में एक राजा था और एक डाकुओं का सरदार। उन्होंने राजा का पार्ट चंदन को दिया और डाकू का पार्ट लालू को। लालू भला यह कैसे मान सकता था वह चंदन के सामने डाकू बनकर खड़ा हो। यह कभी नहीं हो सकता। वह तो चंदन को नीचा दिखाकर मानेगा। उसकी आंखों के सामने चंदू के घर की बातें घूम गई। मास्टर साहब, डाकू का पार्ट चंदन को दीजिए, मैं राजा बनूंगा। लेकिन ऐसा क्यों? मैं डाकू नहीं बनना चाहता। डाकू बुरे होते हैं, समाज में उनको कोई नहीं पूछता। यह तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन डाकू स्वभाव से बुरे नहीं होते। उनके काम, उनकी आदतें बुरी होती हैं। उन्हें सुधारा जा सकता है। बहुत से डाकुओं में तो अच्छे अच्छे गुण भी होते हैं। मास्टर साहब समझा रहे थे। और फिर यह तो नाटक है। नाटक में डाकू का पार्ट करने से तुम डाकू तो नहीं बन जाओगे। पर मुझे तो डाकू का पार्ट क्यों दे रहे हैं? चंदन को बना दीजिए ना। लालू अपनी बात पर ही अड़ा था। नहीं, इस पार्ट को जितना अच्छा तुम कर सकते हो उतना अच्छा चंदन नहीं कर सकेगा। पर मैं डाकू नहीं बनूंगा। जो डाकू का लड़का है उसे ही डाकू बनना पड़ेगा। लालू तैस में आकर कह। लालू की बातें सुनकर चंदन को बहुत बुरा लगा, पर मास्टर साहब के सामने चुप रहा। मास्टर साहब को भी लालू की बातें अच्छी नहीं लग रही थी। चंदन के बारे में ऐसी बुरी बातें कहने पर उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने लालू का कान पकड़ा और 3-4 चांटे लगाए। उसे चंदन से माफी मांगने के लिए कहा, पर लालू अपनी जिद पर ही अड़ा रहा। मास्टर साहब ने फिर कुछ नहीं कहा। चपरासी से उसे कमरे के बाहर निकलवा दिया। लालू इस अपमान से और भी क्रोधित हो उठा। वह तिरछी नजरों से चंदन की तरफ घूरता हुआ चला। कक्षा में सब लड़के अपनी अपनी पुस्तकें पढ़ रहे थे। गणित के मास्टर साहब अभी कक्षा में नहीं आए थे। लालू ने अपने साथियों से सारी बातें बताई, फिर अपनी गणित की पुस्तक को चुपके से चंदन के बस्ते में छुपा दी। गणित के मास्टर साहब कक्षा में आए। चंदन भी आया। मास्टर साहब के आते ही लालू ने शोर मचाया कि किसी ने उसकी गणित की पुस्तक चुरा ली। मास्टर ने एक एक लड़के की तलाशी ली। पुस्तक चंदन के बस्ते से
निकल आई। मास्टर साहब यह देखकर सन्न रह गए। चंदन ऐसा लड़का तो नहीं है, यह पुस्तक उसने कैसे चुरा ली? तभी लालू बोल उठा, और क्या, बाप गांव में डाका डालता है तो बेटा स्कूल में डालेगा, ठीक ही तो है, अभी सीख रहा है बेचारा। सब लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े। बेचारा चंदन सब कुछ समझकर भी अपना सा मुंह लिए चुप रहा। मास्टर साहब समझ गए कि लालू की ही कारस्तानी है। उन्होंने सबको डांटा और पढ़ाई शुरू। लेकिन चंदन के मन में उथल पुथल मची थी। उसे कुछ भी पता न था कि मास्टर साहब क्या पढ़ा रहे हैं। वह तो इसी चिंता में था कि क्या वह सचमुच डाकू का बेटा है। स्कूल की छुट्टी हुई, रास्ते में लड़कों ने चिढ़ाया, डाकू का बेटा, डाकू का बेटा। चंदन उनकी बातें सुनता तो तिल मिला उठता। उसे लगता जैसे कोई तीरों से छेद रहा है। रास्ते भर उसने लड़कों के ताने सहे। उसने निश्चय कर लिया कि आज जरूर मैं अपनी माँ से पूछूंगा, आखिर वह बताती क्यों नहीं कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, क्या करते हैं, क्या वह सचमुच डाकू है? आखिर मैं इस तरह की बातें कब तक सुनता रहूं? कुछ लोग आग लग गई कहते हुए एक तरफ भागे जा रहे थे। चंदन एक क्षण के लिए जैसे सब कुछ भूल गया। वह भी उन्हीं के पीछे पीछे भागने लगा। आग की चिंगारियां दूर से ही दिखाई दे रही थी। जिसे भी खबर मिलती वह रस्सी या बाल्टी लेकर उधर ही चल देता। चंदन ने देखा कि लाला परशुराम के यहाँ आग लग गई है। लाला परशुराम का ही लड़का लालू था। सारा मकान धाए धाए कर जल रहा था। लोग पानी डालकर एक तरफ से आग बुझा रहे थे, वह दूसरी तरफ बढ़ती जा रही। लाला परशुराम बिलक बिलक कर रो रहे थे, हाय बचाओ मेरी बच्ची को, कोई तो दौड़ो। लालू की छोटी बहन घर में ही छूट गई थी, किंतु आग की लपटों में कूदकर उसे बचाने कौन जाए? चंदन ने यह देखा तो वह चिल्लाया, लाला चिंता मत करो, मैं जाता हूँ। लोगों ने चंदन को मना किया कि आग में जानबूझकर मत कूदो, लेकिन तब तक चंदन घर में घुस चुका था। सब लोग उधर ही देखने लगे। कुछ कहते, देखो तो कैसा पागल है, जानते हुए भी मौत के मुंह में कूद गया। लेकिन यह क्या, कुछ ही क्षणों में चंदन लड़की को गोद में लिए बाहर आ गया। सब कुछ जैसे जादू सा हो गया हो। चंदन ने बड़ी ही फुर्ती से सारा काम कर दिया। उसे घेर कर लोग खड़े थे। चंदन और लाला की लड़की दोनों को जरा भी आंच नहीं आई थी। लाला परशुराम ने दोनों को सीने से लगा लिया। गांव के सभी लोग चंदन की प्रशंसा करने लगे। सचमुच चंदन ने बड़े साहस का काम किया। लालू ने यह सब देखा तो बहुत शर्मिंदा हुआ। वह चंदन के पास जाकर रोने लगा और वह अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने लगा। चंदन का हृदय भर आया। उसने लालू को गले से लगा लिया। चंदन और लालू उस दिन से दोस्त बन गए। चंदन, सुना कुछ तुमने? डाकुओं का एक दल पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया। लालू ने आकर खबर बताई। चंदन को बहुत संतोष हुआ। न जाने क्यों डाकुओं से उसे घृणा होती जा रही। वह उनका नाम सुनता तो सोचता, कितना अच्छा होता यदि मैं इनका बिल्कुल नाश कर देता। इधर कुछ वर्षों से चंबल के इलाके में डाकुओं का आतंक बढ़ता जा रहा था। एक गिरोह खत्म होता तो चार नए बन जाते। ये डाकू केवल चंबल के ही इलाके में डाका नहीं डालते थे। उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, बिहार आदि के भी बहुत से गांव को इन्होंने लूटा था। पुलिस इन्हें पकड़ने और मारने के लिए निरंतर प्रयत्न करती रही, किंतु चंबल के बीहड़ों में इन्हें खोजना भी आसान काम न था। डाकुओं और पुलिस के बीच हुई एक मुठभेड़ में जग्गा और उसके 3 साथी मारे गए। उनकी लाशें जिला दफ्तर में जा रही थी। रास्ते में उन्हें सूरजपुर में रोक लिया गया। गांव भर के लोग उन अत्याचारियों को देखने गए। चंदन और लालू अब दोस्त थे। लालू के मन का मैल धुल चुका था। स्कूल के अध्यापक और लड़के भी इस दोस्ती से प्रसन्न थे। डाकुओं को देखने के लिए चंदन और लालू भी तैयार हो। लालू, अब तो डाकुओं का डर खत्म हो जाएगा। चंदन ने पूछा। इनका कुछ ठिकाना नहीं चंदन। लालू ने उत्तर दिया। सुना है जग्गा के कुछ साथी बचकर निकल गए हैं। अब वह भी अपना गिरोह बनाएंगे। पर लोग डाकू क्यों बन जाते हैं? यूँ तो इसके कई कारण है, लेकिन उन कारणों का भी एक कारण है। लालू की इस बात पर चंदन को हंसी आ गई। अच्छा, तो वही कारण बताओ। अपराध करने के बाद सजा भुगतने के डर से लोग जंगल में भाग जाते हैं। फिर 2-4 साथी इकट्ठा करके लूट मार शुरू कर देते। अगर ऐसा न करें तो जंगल में खाएं क्या? अगर कोई इन्हें रुपया न दे तो जबरदस्ती ले जाते हैं, जैसे चंदू के यहाँ से ले गए। कभी कभी तो हत्या भी कर देते हैं। छी, कितने बुरे होते हैं। एक अपराध की सजा से बचने के लिए 100 अपराध करते हैं। अपना पेट भरने के लिए इतने नीच काम करते हैं। अरे यह तो रुपयों के लिए बच्चों तक को उठा ले जाते हैं। सच? हाँ, अभी कुछ दिन पहले की बात है। एक गाँव के स्कूल में सब लड़के पढ़ रहे थे। शाम को लगभग 3 बजे विचित्र घटना हुई। 7 डाकू बंदूकें लिए आए। 5 डाकू तो स्कूल के बाहर इधर उधर खड़े हो गए। 2 डाकू एक कक्षा में घुसे। उसमें सेठ का बेटा भी पढ़ रहा था। बस उसे 7 डाकू मिलकर उठा ले गए। उसे बचाने के लिए एक आदमी दौड़ा तो उस बेचारे को गोली से उड़ा दिया।
स्कूल के सब लड़के घबराए हुए देखते रहे। उसके बाद सेठ जी के पास चिट्ठी आई कि रुपया दो तो हम तुम्हारा लड़का वापस कर दे। वे कभी 1 लाख रुपया मांगते तो कभी 50,000। कई महीने चलती रही है बात। लड़के के ही हाथ से वे चिट्ठी लिखवा कर भेजते। कई बार सेठ जी को बुलाया कि बातचीत कर लें, कि मारे डर के सेठ नहीं गए और ना ही रुपया भेजा। डाकू लड़के को बहुत तंग करते थे, उनसे लकड़ियां कटवाते, खाना बनवाते, अगर काम न करता तो पिटाई करते। खाने को तो भरपेट नहीं देते, जूते में भरकर डाल देते थे। जब काफी दिन हो गए और रुपया नहीं आया तो डाकू नाराज हो गए। उन्होंने लड़के को मार डाला। उसकी लाश भिंड शहर के चौराहे पर फेंक गए। सब लोग इस घटना से बहुत दुखी हुए। डाकुओं के इस काम का आतंक चारों तरफ फैल गया, पर किया भी क्या जाए। चंदन ने सारी कहानी सुनी। उसने एक दर्द भरी सांस ली और बोला, लालू, ऐसे हत्यारे को तो भगवान कभी क्षमा नहीं करेगा। भला उस लड़के ने उनका क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने उसकी हत्या कर दी। कुछ भी हो, इनको तो किसी न किसी तरह मारना चाहिए। इनसे तो कोई नहीं बच सकता। कब किस गांव पर हमला हो जाए कुछ पता नहीं। बातें करते करते चंदन और लालू पुलिस की जीप के पास पहुंच गए। गांव के लोग उन लाशों को भयभीत होकर देख रहे थे, लेकिन उन्हें मरा जानकर मन में संतोष भी किया था। चंदन और लालू भी उचक उचक कर लाशों को देखने लगे। थानेदार साहब गांव वालों को डाकुओं को मारने की कहानी बता रहे थे। हम लोगों को पता चला कि हनुमान टेकरी की गुफा में जग्गा का गिरोह आराम कर रहा है। हनुमान टेकरी पर बहुत घना जंगल है, वहाँ डाकुओं के गिरोह अक्सर छिपे रहते हैं। उस घने जंगल में उन्हें ढूंढना आसान काम नहीं है, खतरा भी बहुत रहता है। टेढ़े मेढ़े रास्ते में भटक कर डाकुओं की गोली का शिकार बन सकते हैं। तो जो हमें सूचना मिली, हमने तैयारी की। रात 3 बजे हम लोग हनुमान टेकरी की उस गुफा पर पहुंच गए। पूरी तरह से मोर्चाबंदी कर ली। यह अवसर बड़ी मुश्किल के बाद मिला था, इसलिए इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। सब लोग मुस्तैदी से अपनी जगह पर खड़े थे। सवेरा होने की प्रतीक्षा थी, क्योंकि तभी डाकू बाहर निकलते। गुफा में अंधेरा होने के कारण रात में हमला करना ठीक नहीं समझा। सूर्य भगवान की पहली किरण फूटी, चारों तरफ उजाला हो गया। गुफा का द्वार खुला। हमारे सिपाही अपनी अपनी जगह पर सचेत हो गए। एक डाकू ने बाहर झांक कर देखा, वह जग्गा ही था। उसके साथ 3 और डाकू गुफा से बाहर आए। एक डाकू ने हमारे सिपाही को देख लिया। उसने जग्गा को तुरंत बताया, लेकिन अब उसके लिए गुफा के अंदर जाना मुश्किल था। गुफा के ऊपर बैठे सिपाहियों ने दनादन गोलियां चलाई। सामने से भी फायर किए गए। कोई 10 मिनट तक सारे जंगल में धाएं धाएं गूंजती रही। फिर सब कुछ शांत हो गया। चारों डाकू प्राण छोड़ चुके थे। एक बात अवश्य हुई कि जग्गा के 3 साथी गुफा के अंदर रह गए थे। उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी तो वो पीछे के द्वार से भाग गए। खैर, उन्हें भी देख सभी लोग स्तब्ध होकर थानेदार की बातें सुन रहे थे। थानेदार साहब, इसमें जग्गा कौन है? चंदन ने उत्सुकतावश पूछा। यह है जग्गा। एक मोटी तगड़ी लाश की ओर इशारा करते हुए थानेदार ने कहा। बड़ा ही खूंखार था। इसने अब तक 50 से भी अधिक हत्याएं की है। कोई 100 डकैतियां डाली। इसकी हमें बहुत दिनों से तलाश थी। चंदन बड़े ध्यान से बातें सुन रहा था। उसके मन में डाकुओं के प्रति तरह तरह के विचार आ रहे थे। तभी भीड़ में से कोई बोला, देखो तो कैसा मगन होकर बातें सुन रहा है। अरे बेटा, तेरा बाप भी तो एक दिन ऐसे ही जीप पर लद कर आएगा। चंदन ने सुना तो वह तिल मिला गया। उसे लगा कि किसी ने उसके कानों में खौलता हुआ तेल डाल दिया। उसकी आंखें छल छल आईं। लालू ने चंदन की स्थिति भांप ली। वह उसे लेकर तुरंत वहां से चल दिया। आखिर तुम्हें क्या हो गया चंदन? लालू परेशान होकर पूछ रहा था। चंदन के मन में डाकू का बेटा कहने वाली बात तीर की तरह चुभ रही थी। वह सारी रात रोता रहा। उसकी आंखें सूज आई थी। आखिर लोग उसे क्यों ऐसी बातें कहते हैं? क्या सचमुच उसका भी बाप इसी तरह से जीप पर लद कर आएगा? उसे भी गांव भर के लोग देखेंगे और मरा समझकर खुश होंगे। चंदन को ये बातें दुखी बना रही थी। उन्हें ही सोच सोच कर वह रोता रहा। जरा अपनी आंखों को तो देखो, कैसी लाल हो रही। लालू उसे समझाने लगा। इस तरह लोगों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन कब तक? यह अपमान मुझसे सहा नहीं जाता लालू। मैं माँ से पूछता हूँ तो वह रोने लगती है। उसका मन दुखाकर भी तो शांत नहीं हो सकता। अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। आखिर लोग ऐसे क्यों कहते हैं? कुछ तो सच्चाई जरूर होगी, वरना यूं ही झूठ बातें बनाकर कोई कब तक कहेगा? चंदन दुखी स्वर में बोला। उसकी आंखें डबडबाई हुई। तुम इन बातों को भूल जाओ चंदन। लालू समझाने लगा। ये सब झूठ कहते हैं, लेकिन पहले तो तुम भी मुझे डाकू का बेटा कहते थे। क्या तुम भी झूठ कहते थे? अगर तुम्हें सच बात मालूम न होती तो तुम हेडमास्टर साहब के सामने भला ऐसी बात क्यों कहते? जरूर तुम मुझसे छिपा रहे हो। मुझे इस तरह अपमान की आग में नहीं जलाओ। तुम मेरे दोस्त हो,
मेरी मदद करो। चंदन फूट फूट कर रोने लगा। लालू चुप रहा। वह समझ नहीं पाया कि क्या करे, सच बात कैसे बताऊं। लालू, तुम चुप क्यों हो गए? कुछ तो कहो, मैं तुम्हारी बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। तुम सच सच बताओ, क्या मैं डाकू का बेटा हूँ? हाँ। लालू के मुंह से अचानक ही निकल गया। तुम डाकू के लड़के हो, यह बात मैंने अपने बापू से सुनी। लालू फपक कर रोने लगा। चंदन के धैर्य का बांध टूट चुका था। उसे असलियत का पता लग गया था। वह हिलक हिलक कर खूब रोया। अब रोने से काम नहीं चलेगा चंदन। लालू ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, हिम्मत से काम लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें कोई भी डाकू का बेटा नहीं कहेगा। लेकिन मेरे पिताजी डाकू क्यों बन गए? चंदन ने उदास मन से पूछा। आओ मेरे घर चलो, मैं अपने बापू से पूछूंगा। अब इस बात का सारा रहस्य जान ही लेना चाहिए। चंदन लालू के साथ उसके घर को चल दिया। लालू के यहाँ मरम्मत का काम चल रहा था। कई हजार रुपयों का नुकसान हुआ था। आग लगने से बेचारे लाला परशुराम छाती पर पत्थर रख कर रह गए। ऐसी भयानक आग उनके गांव में कभी नहीं लगी। वह एक पेड़ की छाया में बैठे हुक्का पी रहे थे। चंदन को आया देखकर उसे प्यार से अपने पास बिठाया। उसके सिर पर हाथ फेर कर कहने लगे, बेटा तू जरूर एक दिन कुल का नाम ऊंचा करेगा। ईश्वर की तुझ पर बड़ी कृपा है। पर क्या कहूँ तेरे बाप को। नाक तो कहते कहते रुक गए। रुक क्यों गए आप? कहिए न। चंदन ने धीरे से कहा, मैं यही बात जानने के लिए आया हूँ। लोग मुझे डाकू का बेटा कहते हैं तो मैं तिलमिला उठता हूँ। लगता कहीं जाकर जान दे दूं तो अच्छा हो। ये अपमान भरी बातें तो न सुननी पड़ेगी। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं सोचो। तुम अच्छे लड़कों में से हो। तुम्हें मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए, लाला जी ने समझाया। लेकिन मेरे पिताजी डाकू क्यों बन गए? क्यों उन्होंने मेरे कुल में यह दाग लगाया? चंदन परेशान था। सब कुछ तुम्हारे कारण हो। मेरे लिए? चंदन पर जैसे बिजली गिरी हो। ओह, मैं कितना भागा हूँ। मैंने अपने पिताजी को डाकू बना दिया। उसका गला रूंध गया। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है चंदन, लाला ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा। दोष तुम्हारे पिता का ही है। हाँ, मन्ना का। जब तुम पैदा हुए थे तो मन्ना को कुछ रुपयों की जरूरत पड़ी। तुम्हारी माँ बहुत बीमार हो गई। उसकी दवा कराना जरूरी था। मन्ना सेठ दमड़ी लाल के यहाँ लेन देन करता था, सो उसी के पास जाकर कुछ रुपए लाने के लिए तैयार हो। लेकिन बाहर निकला तो देखा कि सेठ दमड़ी लाल उसके खेतों की कुर्की कराने आया है। पिछली रकम अदा न करने के कारण उसने एक तरफा डिग्री करा ली। मन्ना ने दमड़ी लाल से सारी बातें बताई। अगली फसल में रुपया चुकाने का वादा किया, पर दमड़ी लाल नहीं माना। मन्ना ने उसके पैर पकड़ लिए, गिड़गिड़ाया, लेकिन दमड़ी टस से मस न हुआ। उसने पैर झटक कर मन्ना को दूर गिरा दिया। बस मन्ना यह अपमान नहीं सह सका। वह भीतर से बंदूक उठा लाया। 1 2 3 गोलियां दमड़ी लाल पर चलाई। वह वहीं ढेर हो गया और उसके साथी भाग गए। और मन्ना फिर भीतर नहीं गया। वह वहीं से जंगलों में चला गया। तब से वहीं है। कोई 12 साल हो गए। अब तो डाकुओं के एक बहुत बड़े गिरोह का नेता बन गया है। लोगों को लूटता है, मारता है, उन पर अत्याचार करता है। पर किया भी क्या जाए। चंदन सारी बातें सुनकर सन्न रह गया। आत्मसम्मान की रक्षा के लिए इतना बड़ा पाप। उफ, उसका मन डिग गया। एक अपराध की सजा से बचने के लिए सैकड़ों अपराध कर डाले। आखिर कानून से कैसे बचेंगे? चंदन का मन चिंतित हो उठा। यह कलंक उसके माथे से कैसे धुलेगा? वह तो जिंदगी भर अपने को डाकू का बेटा नहीं कहलवा सकता। परंतु बात कोई झूठ नहीं है। लोग ठीक ही तो कहते हैं। चंदन और लालू घूमते घूमते एक बगीचे में पहुंचे। एक घने पेड़ की छाया में बैठकर बातें करने लगे। लालू, डाकुओं के कुल कितने गिरोह हैं? होंगे करीब 10-12। मैं सोचता हूँ कि अगर किसी तरह मैं इन डाकुओं को खत्म कर दूं तो मेरा यह कलंक मिट जाएगा। अरे पागल हो गए हो क्या? लालू हंसने लगा। भला उनसे टक्कर लेने की हिम्मत किसमें है? लेकिन लालू, इसके सिवाय और कोई तरीका नहीं है। मैंने तो निश्चय कर लिया कि जिन डाकुओं के कारण मुझे समाज में नीचा देखना पड़ता है, उनका मैं जड़ से नाश कर दूंगा। जिस पिता ने डाकू बनकर मेरे परिवार को कलंकित किया है, जिसके काम मुझे समाज में अपमानित और कलंकित करते हैं, उससे मैं बदला लूंगा। मैं दिखा देना चाहता हूँ कि एक डाकू का बेटा कितना स्वाभिमानी और साहसी हो सकता है। मैं अपने पिता को बता दूंगा कि उन्होंने डाकू बनकर जो कुछ किया वह कितना भयानक काम है। चंदन उत्तेजित हो उठा था। चंदन, लालू ने कहा, धीरज से काम लो। यह काम एक दिन का नहीं है। इसके लिए तैयारी करनी होगी। अभी से तैयारी करो। साहस और विश्वास से किसी काम को करो, सफलता जरूर मिलेगी। आओ चलें। चंदन घर आया। माँ बैठी आंसू बहा रही थी। चंदन ने उसके आंसू देखे तो चिंता करने लगा। क्षण भर को पिताजी पर क्रोध आया। कैसी दशा कर दी है माँ की। वह माँ से लिपट कर सिसकने लगा। अपनी माँ का वही तो एकमात्र सहारा था। स्कूल के वार्षिकोत्सव मनाया जाना था। नाटक की तैयारी पूरी हो चुकी थी। सभी लड़कों को अपना अपना पार्ट याद था। चंदन के कहने से लालू को भी पार्ट मिल गया। वह डाकू बना और चंदन राजा। एक लड़का कोतवाल बना और कुछ सिपाही
तथा कुछ डाक। गांव में लड़कों ने नाटक के टिकट बेचे। सभी के मन में अपूर्व उत्साह था। एक बनिए ने टिकट खरीद कर पूछा, भाई कौन सा नाटक हो रहा है? डाकुओं की कहानी है उसमें, बड़ा मजेदार नाटक है। टिकट बेचने वाले लड़के ने उत्तर दिया। बनिए की दुकान पर एक डाकू बैठा था। वह वेश बदल कर आया था। कुछ सामान खरीदना था उसे। नाटक की बात उसने सुनी तो सतर्क होकर बैठ गया। अच्छा, डाकुओं के बारे में नाटक है? बनिए ने आश्चर्य प्रकट किया। हाँ, हेडमास्टर ने लिखा है, देखोगे तो मजा आ जाएगा। डाकू अपना सामान लेकर चुपचाप वहां से खिसक गया। लड़के भी टिकट बेचते हुए इधर उधर घूमते रहे। उन्होंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जब डाकू अपने अड्डे पर पहुंचा तो उसने अपने सरदार से नाटक वाली बात बताई। सरदार आग बबूला हो गया। तो इस हेडमास्टर की ये मजाल कि हमारा मजाक उड़ाए, हम पर नाटक कराए। तैयार हो जाओ सब लोग, देखता हूँ ये नाटक कैसे होता है। नहीं सरदार, आज वहाँ चलना ठीक नहीं है। सुना है जिलाधीश, सुप्रिंटेंडेंट वगैरह भी आने वाले हैं। ऐसा न हो कि हम किसी मुसीबत में पड़ जाएं। डाकू ने समझाया। हाँ सरदार, जल्दी ना करो। दूसरा डाकू बोला, अरे उस हेड मास्टर को तो चाहे जब समझ लेंगे, तुम चिंता ना करो। रात में नाटक होना था। खूब धूमधाम से तैयारियां की गई। जिलाधीश, पुलिस के अफसर, प्रमुख नेता, आसपास के गांवों के नागरिक सभी नाटक देखने आए। देखते देखते पांडाल खचाखच भर गया। नाटक में एक राजा और 4 डाकुओं की कहानी थी। उस राजा के यहाँ कुछ दिनों से डाके पड़ने लगे। जनता उनके अत्याचारों से परेशान हो उठी। उसने राजा से फरियाद की। राजा ने कोतवाल को हुक्म दिया कि डाकू दल को फौरन पकड़ा जाए। सारे नगर में पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया गया, लेकिन डाकू अपना काम कर जाते। राजा को बहुत हैरानी हुई। अंत में उसने स्वयं ही डाकुओं को पकड़ने की तैयारी की। रात में राजा डाकुओं के वेश में चल दिया। काफी देर तक घूमने के बाद उसे एक बरगद की छाया में 3-4 आदमी बैठे हुए देखे। उसे कुछ शक हुआ तो वह रुक गया। उसने पूछा, कौन है? जो तुम हो वही हम हैं। राजा ने उत्तर दिया, अगर हम डाकू हूँ तब तो मैं भी डाकू हूँ। सब लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। राजा उनके पास जाकर बैठ गया। आपस की बातचीत में एक दूसरे ने अपने अपने गुण बताए। पहला डाकू जानवरों की बोली जानता था। दूसरा धन बता देता था। तीसरे में इतनी ताकत थी कि एक धक्के में ही दीवार में छेद कर देता। चौथा डाकू जिस आदमी को एक बार देख लेता था उसे कभी नहीं भूलता था। राजा ने अपना गुण बताया कि मैं यदि अपना सिर हिला दूं और किसी को फांसी हो रही हो तो वह बच जाएगा। 5 डाकू डाका डालने चले। रास्ते में एक कुत्ता भूखता हुआ मिला। पहले डाकू ने कहा कि यह कुत्ता कहता है कि हम में से एक इस नगर का राजा है। सब लोग उसकी बात पर हंसने लगे। उन्होंने कहा कि राजा भला अपना महल छोड़कर क्यों आने चला? थोड़ी दूर जाने पर दूसरे डाकू ने एक इमारत की ओर इशारा करके कहा कि यहाँ खजाना है। सचमुच वहाँ राजा का धन रखा है। तीसरे डाकू ने आगे बढ़कर दीवार में छेद कर दिया। 4 डाकू तो अंदर घुस गए, लेकिन राजा डाकू बाहर ही खड़ा रहा। मैं नया डाकू हूँ, मुझे डर लगता है। तुम लोग धन इकट्ठा करो, मैं बाहर खड़े खड़े पहरा देता हूँ। डाकू जब धन इकट्ठा करने लगे, राजा वहां से भागा और कोतवाल के पास आया। कोतवाल सो रहा था। उसे खूब डांटा, परंतु वह सिपाही लेकर गया और डाकू को गिरफ्तार कर। अगले दिन राजा के दरबार में डाकू पेश किए गए। राजा ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी। सिपाही उन्हें फांसी पर चढ़ाने के लिए ले चले। तभी चौथे डाकू ने राजा से हाथ जोड़कर कहा, सरकार, कल रात जब हम डाका डालने गए तो हम 5 लोग थे। हम सब ने अपने अपने गुण भी बताए। मैंने कहा कि मैं किसी को भूलता नहीं, सो मैंने आपको पहचान लिया। 5वें डाकू आप ही थे। आपने हम चारों के गुण को देख ही लिए। अब आप अपना भी गुण दिखा दें। राजा डाकू की बात पर हंसा। वह गुणवान लोगों का इज्जत करता था। उसने अपना सिर हिलाया। डाकू छूट गए। राजा ने उन्हें जमीन दी और कहा कि अब वह डाका डालना बंद कर दें, खूब खेती करें और आराम से रहें। डाकू बहुत खुश हुए और चले गए। उन्होंने राजा की बात मान ली। स्कूल के नाटक में यही कहानी दिखाई गई थी। सभी लड़कों ने अपना अपना पार्ट बहुत बढ़िया किया। चंदन के अभिनय की तो सबने प्रशंसा की। जिलाधीश ने चंदन और लालू को पुरस्कार देने की घोषणा की। गांव भर के लोग इतना अच्छा नाटक देखकर बहुत खुश हुए। कई दिनों तक नाटक ही लोगों की चर्चा का विषय रहा, लेकिन अचानक चर्चा फैली कि हेडमास्टर के लड़के विजय को डाकू उठा ले गए। पहले तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब पता लगाया तो बात सच्ची निकली। सारे गांव में सनसनी फैल गए। लड़कों में तो बड़ी खलबली मच गई। उन लोगों ने सोचा कि चलकर डाकुओं से मोर्चा ले, लेकिन उनमें इतनी शक्ति अभी कहाँ थी। चंदन ने यह खबर सुनी तो एक क्षण के लिए सहम गया। उसका माथा ठनका, हो न हो यह वही गिरोह है जो भिंड के एक लड़के को उठा ले गया था। उस घटना के याद आते ही वह तिलमिला उठा। बेचारा विजय निरपराध ही उनके अत्याचारों का शिकार बनेगा। हेडमास्टर साहब का बुरा हाल था। वह तो जैसे पागल हो गए
थे। वह जानते थे कि डाकू मनचाहा रुपया मांगेंगे, पर वह रुपया कहाँ से दे सकेंगे। अंत में यही होगा कि उनका विजय उनसे बिछुड़ जाएगा। चंदन डाकुओं की इस करतूत की बात सोचता तो आपे से बाहर हो जाता, उनकी मुट्ठियां बंध जाती, भौहें तन जाती, लगता कि वह डाकुओं को खा जाएगा। शरीर क्रोध से कांपने लगता, परंतु अभी उसके पास साधन न थे। वह उनका मुकाबला करने के लिए तैयारी ही कर रहा था। इसी से उसके मन की आग जबरदस्ती दब जाती। चंदन चाहता था कि इन डाकुओं को अच्छी तरह सबक पढ़ाया जाए, वह उनकी इन काली करतूतों का ऐसा मजा चखाए कि उन्हें जिंदगी भर याद रहे। लेकिन अभी थोड़ा समय बाकी था उसे तैयारी जो करनी थी। गर्मी की छुट्टियां खत्म हुई, स्कूल फिर खुल गए। चंदन और लालू 8वीं कक्षा में पहुंच गए थे। उसी साल एनसीसी की एक शाखा खुली, बहुत से लड़के उसमें भर्ती हुए। चंदन और लालू उन सबसे आगे। एनसीसी का काम, उसके उद्देश्य आदि सभी को अच्छे लगे। नया नया जोश था, सबने खूब मेहनत से काम सीखना शुरू किया। ठीक समय पर परेड में आना, जी जान से काम करना और अपने अफसरों की आज्ञा पालन करना ही सब अपना कर्तव्य समझते थे। जब वे ड्रेस पहनकर खड़े होते थे तो अपने को देश का सच्चा सैनिक महसूस करते। जाड़े के दिनों में होने वाले एनसीसी कैंप में उन्हें भी भाग लेना था। सभी की इच्छा थी कि इतने कम समय में भी ऐसा काम दिखाएं कि लोग दंग रह जाएं। परेड, पीटी, बंदूक चलाना आदि तो खूब मेहनत से सीखा। चंदन को सारे दल का नेता नियुक्त किया गया। उसकी लगन और मेहनत देखकर सब खुश थे। चंदन सोचता कि उसका सपना पूरा हो रहा है, अब वह जल्दी ही अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर सकेगा। यह भाव उसमें दूना उत्साह उत्पन्न कर देता। कैंप के दिन आ गए। गांव से कोई 6 या 7 मील दूर नदी के किनारे कैंप लगाया गया था। उस क्षेत्र के सभी स्कूलों से एनसीसी कैडेट आए थे। एक बड़े से मैदान में तंबू लगा दिए गए थे। उन्हीं में एनसीसी कैडेट फौज के अफसर जो सिखाने आए थे ठहरे थे। कैंप में अनुशासन रखना अत्यंत आवश्यक था। अनुशासन न रखने वाले को सजा मिलती। नियम कठोर होने पर भी उनका पालन करना आवश्यक था। सब लोग मुंह अंधेरे ही उठ जाते, हाथ मुंह धोकर पीटी करने के लिए तैयार होते। 7:30 बजे पीटी खत्म होती, सबको नाश्ता मिलता। 8 बजे फिर से पूरी ड्रेस में परेड के लिए इकट्ठे होते। 11 बजे तक परेड होती। इसके बाद नहाने खाने का समय था। 2 बजे फिर परेड होती और 3 बजे छुट्टी हो जाती। इसके बाद खेल कूद होते। रात को 8 बजे गिनती होती। वहां जरूरी सूचनाएं दी जाती, एक एक टुकड़ी की दिक्कतें पूछी जाती। अंत में चुपके से प्रवेश शब्द बताया जाता। यह शब्द बताकर ही कैंप क्षेत्र में कोई प्रवेश कर सकता था, इसलिए इसे केवल कैंप के ही लोग को बताते थे। रात में जिन लड़कों की ड्यूटी रहती वे बारी बारी से मुस्तैदी से पहरा देते। कैंप में बंदूक चलाना भी सिखाया गया। कोई 10 दिन तक सिखाने के बाद एक दिन निशाना प्रतियोगिता हुई। सबको 5-5 कारतूस दिए गए। 5 निशाने ठीक लगाने वाले कैडेट को पुरस्कार मिलता था। सबने निशाने लगाए। चंदन के 5 निशाने सही लगे, लालू के 4 ठीक, 5वां थोड़ा सा चूक गया था। चंदन प्रथम आया और लालू द्वितीय। चंदन की टोली के सभी लड़के खुशी से नाच उठे। कैंप में आए सभी लड़कों पर चंदन की धाक जम गई। उसके सरल स्वभाव से तो सब खुश थे। अंतिम दिनों में दुश्मन पर हमला करना और उससे बचना सिखाया गया। नदी के पार ऊंची पहाड़ी थी, उसी पर कार्यक्रम निश्चित किया गया। एक टुकड़ी आक्रमण करती और दूसरी अपना बचाव। इसी तरह बारी बारी से सीखते। पत्थरों, पेड़ों आदि की ओट में छिपकर, गड्ढों में घुसकर, लेटकर निशाना भी सिखाया गया। चंदन उस पहाड़ी को देखता तो न जाने क्यों ऊपर जाने की इच्छा होती। 2-3 दिन तक तो वह अपने मन को रोक सका, लेकिन चौथे दिन निश्चय ही जाने का कार्यक्रम बनाया। उसने लालू को भी राजी कर लिया। उस दिन जैसे ही शाम को परेड खत्म हुई, चंदन और लालू चुपचाप वहां से खिसक गए। उनके कंधों में बंदूक लटकी थी, पैर काफी थके हुए थे, लेकिन फिर भी पहाड़ी का सीधा चढ़ाव चढ़ते जा रहे थे। कोई 4 बजे वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। ऊंची ऊंची चट्टानों, कटीली झाड़ियों आदि को पार करके वे यहाँ पहुंचे थे। लालू को प्यास लगी। दोनों पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। एक झरना मिला, अच्छा ठंडा और मीठा पानी था। दोनों ने जी भरकर पानी पिया। पानी पीकर जब वे चले तो उन्होंने धूल पर पैरों के निशान देखे। वह समझ गए कि यहाँ आसपास जरूर आदमी रहते हैं। उत्सुकतावश वह उन निशानों के सहारे आगे बढ़े।
थोड़ी दूर पर एक गुफा दिखी। चंदन का माथा ठनका। लालू, यह डाकुओं का अड्डा तो नहीं है? हो सकता है, लेकिन ऐसी गुफाओं में अक्सर साधु सन्यासी ही रहते। जाओ जरा चुपके से अंदर झांक कर तो देखो। लालू पहले कुछ झिझका, लेकिन कंधे में लटकी बंदूक ने साहस बढ़ाया। दोनों गुफा के अंदर गए। उनमें खूब प्रकाश था। उन्होंने देखा कि बहुत सी बंदूकें, बर्ची, भाले, तलवारें पड़ी है। न जाने कितना सामान बिखरा हुआ है। पुलिस की वर्दियां भी पड़ी हैं। यहाँ जरूर डाकू रहते हैं। चंदन फुसफुसाया। लेकिन वह लड़का कौन बैठा है? लालू ने एक कोने की तरफ इशारा किया। अरे यह तो विजय की तरह लगता है। दोनों की फुसफुसाहट सुनकर उस लड़के ने इनकी तरफ मुड़कर देखा। कौन? चंदन? अरे लालू, तुम लोग यहाँ कहाँ? वह उठकर इनके पास आ गया। वह विजय ही था। उसके बाल खूब बड़े बड़े हो गए थे। शरीर सूख कर कांटा हो गया था। हम लोग एनसीसी की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस पहाड़ी के नीचे नदी के उस पार हमारा कैंप लगा है। चंदन ने बताया। तुम यहीं रहते हो? डाकू तुम्हें पकड़ कर यहाँ ले आए हैं। लालू ने विजय से पूछा। विजय सिसकने लगा। उसने कहा, मुझे घर की याद बहुत आती है, पर ये लोग नहीं छोड़ते। मैं रास्ता भी नहीं जानता। तुम लोग अपने साथ ले चलो ना। चंदन को विजय की दशा देखकर बड़ी दया आई। वह उसे साथ ले चलने को तैयार हो गए। विजय ने कहा, जल्दी करो, डाकुओं के आने का समय हो रहा है। तीनों गुफा के बाहर निकल आए। सूरज डूबने वाला था, इसलिए जल्दी जल्दी संभल संभल कर पैर रखते हुए तीनों पहाड़ी के नीचे उतरने लगे। आधा रास्ता पार कर लेने पर उन्हें कुछ लोगों के आने की आवाज सुनाई दी। तीनों एक बड़ी चट्टान की दरार में छिप गए। थोड़ी ही देर में खटपट करता हुआ डाकुओं का दल ऊपर चढ़ गया। खतरा टला हुआ जानकर ये लोग बाहर निकले और पेड़ों के नीचे से छुपते हुए पहाड़ी उतरकर मैदान में आ गए। वे जानते थे कि डाकू विजय को यहाँ न देखकर उसे ढूंढने निकलेंगे। नीचे उतर आने पर तीनों को अपनी गलती महसूस हुई। वे जल्दी जल्दी पहाड़ी की उल्टी दिशा में उतर गए थे। इधर डाकुओं का डर, उधर कैंप में समय से पहुंचना था। उन्होंने यह भी एक गलती की थी कि बिना बताए आए। किसी तरह तेजी से चलते हुए उन्होंने पहाड़ी का घेरा पार किया और नदी के किनारे पहुंचे। कैंप में चंदन और लालू को लोग ढूंढ रहे थे। उनकी बंदूकें जमा होनी थी। अचानक गायब हो जाने के कारण सभी चिंतित थे। थोड़ी देर में गिनती की बिगुल बजी। सब लड़के इकट्ठे होने लगे। जब गिनती खत्म हुई तब एनसीसी कमांडर चंदन लालू और विजय को अपने साथ लेकर वहां पहुंचा। उसने कहा, हालांकि चंदन और लालू ने बिना बताए कैंप छोड़कर जाने की गलती की थी, फिर भी इन्होंने एक ऐसा साहसिक कार्य किया कि मैं उन्हें इस गलती के लिए क्षमा करता हूँ। फिर उसने सारी कहानी सुनाई। उस दिन रात में काफी कड़ा पहरा रखा गया। कमांडर ने अपनी गाड़ी भेजकर पुलिस को डाकुओं के अड्डे की सूचना दी थी, लेकिन डाकू उस अड्डे को छोड़ चुके थे। अगले दिन कैंप का अंतिम दिन था। खूब जलसा मनाया गया। पुरस्कार बांटे गए। सबने मिलकर शानदार दावत खाई और खुशी खुशी विदा हो गए। विजय डाकुओं के चंगुल से निकल आया। जिसे देखो वही चर्चा करता। एनसीसी कैंप में भी चंदन के स्कूल ने ट्रॉफी जीती थी। गाँव के लोग इन दोनों कामों से बहुत खुश थे। चंदन और लालू के साहस की बड़ी प्रशंसा। हेडमास्टर साहब विजय को पाकर फूले नहीं समाये। उन्होंने सबको मिठाई खाने के लिए बुलाया। लड़कों में भी खुशी छाई हुई थी। उन्होंने इतने कम समय में भी सबसे अच्छा काम दिखाया और पुरस्कार जीता था। अगले दिन शाम को सब लड़के हेडमास्टर साहब के घर इकट्ठे हुए। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। उनमें अपूर्व उल्लास था। हेडमास्टर साहब ने सबके सामने एक एक खाली प्लेट रख दी। प्लेट बड़ी ही सुंदर रंग बिरंगी थी। लड़के उन्हें देखने में मस्त हो गए। जब काफी देर हो गई और मिठाई नहीं आई तो एक लड़के ने कहा, सर मिठाई मंगाइए ना, या हम प्लेट ही खा जाएं। हेडमास्टर साहब हंसने लगे। हाँ हाँ, प्लेट ही खा जाओ। बेचारे लड़के जेब गए। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। हेडमास्टर साहब ने स्थिति भांप ली। अरे रुक क्यों गए, खाओ ना, उन्होंने कहा। पर लड़कों का बुरा हाल था। वह क्या करें कुछ समझ में न आ रहा था। अंत में हेडमास्टर साहब ने एक प्लेट उठाई और खाते हुए बोले, अच्छा तो मैं ही शुरू करता हूँ। उन्हें प्लेट खाते देखकर लड़के चकरा गए। फिर हिम्मत करके सबने अपनी प्लेट उठाई और खाने लगे। वास्तव में वे प्लेटें शक्कर की बनी हुई थी। लड़के खिलखिलाकर हंसने लगे। फिर तो सबने दो दो तीन तीन प्लेटें खाई। सबको खूब मजा आया। हेडमास्टर ने भी खूब चकाया था। रात में सब लड़के घर लौटे। अपने माता पिता को यह घटना बताई तो वह भी खूब हंसे। अगले दिन सवेरे गांव भर में सनसनी फैल गई। रात की खुशी दुख में बदल गई। लालू दौड़ा दौड़ा आया और चंदन को जगाने लगा। चंदन उठो जल्दी, गजब हो गया। चंदन घबराकर उठ बैठा। आखिर क्या हुआ? रात में डाकुओं ने विजय को मार डाला। चंदन को लगा जैसे किसी ने उसे आसमान से धरती पर पटक दिया। एक क्षण तक वह कुछ समझ ही नहीं पाया। तुम क्या कह रहे हो लालू? मैं ठीक कह रहा हूँ। कल रात 1 बजे डाकुओं ने हेडमास्टर साहब के घर पर हमला बोला। उन्होंने 30,000 रुपए मांगे, पर वह भला इतनी रकम कहाँ से देते? बेचारे गिड़गिड़ाने लगे। फिर जब रुपया नहीं मिला तो उन्होंने मास्टर साहब के दोनों हाथ बांध कर जला दिए। विजय की माँ को भी पीटा, गहने उतार ले गए। वे विजय को भी ले जाने लगे। यह देखकर माँ विजय से लिपट गई। डाकुओं ने एक झटका देकर उन्हें दूर गिरा दिया। एक डाकू ने सरदार की आज्ञा पाकर विजय पर 3 गोलियां दाग दी। बेचारा विजय वहीं छटपटा कर रह गया। लालू का गला
भर आया। चंदन का मन बहुत दुखी हुआ। नन्हे बच्चों पर गोलियां चलाने में डाकुओं को दया नहीं आती? क्या वह इंसान नहीं होते? चंदन के दिमाग में अनेक प्रश्न आए, लेकिन उत्तर एक का भी नहीं समझ पाया। विजय के घर कोहराम मचा हुआ था। गांव भर इस घटना से दुखी था। सभी की आंखों में आंसू थे। एक कमरे में विजय की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। चंदन ने देखा तो उसे लिपट कर खूब रोया। कितनी मुसीबत से वह विजय को बचाकर लाया था, लेकिन डाकू नहीं माने, आखिर उसके प्राण ले ही लिए। चंदन ने मन ही मन निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो, डाकुओं का नाश शीघ्र करना है। डाकुओं द्वारा किए जाने वाले घिनौने कार्य, अपने को डाकू का बेटा कहलवाना आदि बातें उसे हर घड़ी कष्ट पहुंचाती। विजय की हत्या ने उसे और अधिक विचलित कर दिया। वह तड़प उठा। गर्मी की छुट्टियां हुई। इस बीच पुलिस ने भी डाकुओं के कई गिरोह को खत्म कर दिए थे, लेकिन चंदन के मन की आग ज्यों की त्यों धधक रही थी। लालू, अब छुट्टियां हो गई हैं, हमें अपनी योजना तैयार करनी चाहिए। हाँ, लेकिन यह बताओ बंदूकें कहाँ से मिलेंगी? उसकी चिंता तुम न करो, बंदूक और कारतूस का इंतजाम का वादा मुखिया ने किया है, तब तो काम बन जाएगा। बस हम लोगों को चुपचाप सारी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन हमारे साथ कौन चलेगा? दीनू, बिरजू और श्याम, ये साहसी हैं और निशाना भी अच्छा लगाते हैं। ठीक है, हम लोग कुल 5 जन चलेंगे, तो तुम बिरजू, दीनू और श्याम की तैयारी कर लेना। यह काम तुम्हारे जिम्मे है। लालू ने स्वीकार कर लिया, परंतु जब उसने अपनी बाकी साथियों से यह योजना बताई तो वे डर गए। डाकुओं से भिड़ना आसान काम नहीं है लालू, लेकिन हमारी चालों को समझना भी आसान मत समझो। लालू ने समझाया। हम लोग पढ़े लिखे हैं, अगर हम अपनी चालों से डाकुओं को नहीं मार सके तो हम में और उसमें क्या अंतर है? हमने दुश्मन पर हमला करना और उससे बचना दोनों सीखा है, उन्होंने तो यह भी नहीं सीखा। आखिर हैं तो गांव के ही मूर्ख और अनपढ़ डाकू। इतनी अकल होती तो डाका क्यों डालते? डाकू बनकर अपना जीवन क्यों बर्बाद करते? अगर कहीं हम लोग मारे गए तब? दीनू ने पूछा। अपने गांव, अपने देश की रक्षा के लिए बलिदान हो जाना एक महान कार्य है। सुना है तुमने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे वीरों ने हंसते हंसते कुर्बानी दी थी। आज वह समय आ गया है जबकि हमारे खून की एक एक बूंद से हजारों वीर बालक पैदा होंगे, तब उनसे शायद ही डाकू बच सके। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। यह कार्य हमें अपने गांव और राष्ट्र के कल्याण के लिए करना है। बस तुम सबका साथ चाहिए, ठीक है? बिरजू ने कहा। हम तीनों तुम्हारे साथ चलेंगे। चंदन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। सभी बंदूकें चलाने का अभ्यास करते, डाकुओं के अड्डों का पता लगाते, टेढ़े मेढ़े रास्तों के बारे में जानकारी प्राप्त करते, लेकिन ये सारे काम चुपचाप हो रहे थे। किसी को कानो कान खबर न थी। चंदन अपने दल के साथ शीघ्र ही रवाना होने वाला। सुना है इस जंगल में शेर भालू भी रहते हैं। बिरजू चंदन से कह रहा था। घने जंगल, ऊंची और भयानक चट्टानों को पार करते हुए चंदन और उसके साथी चल ले जा रहे थे। उनके मन में डाकुओं को नष्ट करने की भावना ही प्रबल हो रही। गांव के बाहर पुराने एक मंदिर को उन्होंने अपना अड्डा बनाया था। वहां कोई नहीं जाता था। सब समझते थे कि यहाँ भूत रहते हैं। चंदन ने मुखिया जी की सलाह से यह स्थान चुना था। यहाँ बंदूकें, कारतूस आदि छिपा कर रखे थे। सारी व्यवस्था मुखिया जी ने कर दी थी। अपनी अपनी बंदूकें लेकर जब चंदन और उसके साथी चलने लगे तो मुखिया जी ने आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो फौरन खबर करना, मैं रोज शाम को इस मंदिर में आऊंगा। मुखिया जी से विदा होकर चंदन का दल डाकुओं से भिड़ने के लिए चल दिया। उसके साथ लालू, बिरजू, दीनू और श्याम थे। दोपहर भर वे चलते रहे। बिरजू ने जब शेर भालू की बातें कही तो चंदन को हंसी आ गई। उसने कहा, बिरजू, इसमें चिंता की क्या बात है? हम तो शेर भालू से भी अधिक खूंखार लोगों से मोर्चा लेने निकले हैं। वे तो फिर भी पशु हैं, लेकिन मनुष्य से बढ़कर भयानक और खतरनाक कौन हो सकता है? बिरजू बात समझ गया। चंदन की इन बातों ने सभी साथियों में जैसे प्राण फूंक दिए। उनका उत्साह दूना हो गया। वे तेजी से आगे बढ़ने लगे। चंबल के बीहड़ डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ चक्करदार रास्ते, ऊंची नीची घाटियां, भयानक खड्ड और खाइयां कदम कदम पर सांस तोड़ देती हैं। कई बार तो डाकुओं को मारने वाले स्वयं ही उनकी गोली का शिकार बन गए, लेकिन चंदन ने जो दृढ़ निश्चय किया था वह उसे पूरा करने जा रहा था। समाज में अपमानित होना, नन्हे बच्चों की हत्याएं, लूट मार आदि सभी बातों ने उसके हृदय में प्रतिशोध की अग्नि भड़का दी थी। वे एक नाला पार करके जब छोटी पहाड़ी पर चढ़ने लगे तो श्याम के मुख से चीख निकल आई। सब लोग चौकन्ने हो गए। बंदूकें संभाल ली। श्याम ने सामने पेड़ पर बैठे तेंदुए की ओर इशारा किया। तेंदुआ काफी बड़ा था। उसकी आंखों से मानो आग की चिंगारियां निकल रही थी। बिल्कुल इस तरह घूर रहा था कि अब आक्रमण करने वाला ही है। चंदन ने बिना कुछ कहे निशाना साधा। धां! सारा जंगल गूंज उठा। आसपास के पेड़ों पर बैठे पक्षी चाय चाय करके उड़ने लगे। इधर उधर घूमने वाले जंगली जानवरों में भगदड़ मच गई। तेंदुआ टपक कर नीचे पड़ा था। सबने उसे नजदीक से देखा। चंदन, अब हमें यहाँ से तुरंत खिसक चलना चाहिए। बेहतर हो कि आगे चलकर कहीं छिप जाएं। लालू ने सलाह। क्यों? डर किस बात का है? चलो धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं। चंदन लालू की बात टाल गया। शाम होने को आई। दीनू को प्यास लगी थी। सबने निश्चय किया कि आगे किसी नाले में पानी पिएंगे, किंतु वे अभी 2
फर्लांग चल ही पाए थे कि लालू ने पहाड़ी की चोटी पर इशारा किया। चंदन सावधान। पेड़ों की झुरमुट में से होता हुआ एक गिरोह उतरता जा रहा। ठीक है, तैयार हो जाओ, हम गोलियां चलाएंगे। चंदन ने कहा। चंदन जल्दी मत करो, लालू ने समझाया। पहले सारी स्थितियों को अच्छी तरह से समझो, इस समय उन्हें जाने दो। ये हमारी बंदूक की आवाज सुनकर ही इधर आ रहे हैं, मैंने इसलिए तुमसे कहा था। अब जल्दी से छिपना चाहिए। पास ही एक खड्डा था, बिल्कुल सुरक्षित स्थान। पांचों उसमें छिप गए। कोई 10 मिनट बाद खटखट करते हुए डाकू आए। मैं कहता हूँ सरदार लौट चलो। एक डाकू की बात सुनकर सब ठिठक गए। अरे कोई शिकारी होगा। एक फायर चलाकर चुप हो गया। डाकुओं का दल खड्ड के बिल्कुल नजदीक खड़ा था। चंदन और उसके साथी उनकी बातें सुनने लगे। हमने तो पहले कह दिया था कि पुलिस वाले नहीं है, पर सरदार नहीं। ठीक है, तो अब क्या खाली हाथ लौटना है? सरदार भारी आवाज में बोला। चलो आज लखनपुर के महाजन को लूट लाएं। उसको तो कल पतंगा के गिरोह ने लूट लिया, अब वहाँ क्या रखा है? एक अन्य डाकू बोला। तो ये बात है। पतंगा की यह मजाल कि हमारे शिकार पर नजर रखे। अच्छा चलो, आज उसकी खबर लूंगा। सरदार गरज रहा था। अब तो कुल 5 आदमी हैं उसके साथ। 7 को तो पुलिस ने ही भून डाला। डाकू बोला। तो चलो ना, बाकी को हम भून डालें। खड़े खड़े यहाँ क्या देख रहे हैं? जय बजरंग कहकर सरदार चल दिए। उसके पीछे पीछे बाकी डाकू भी चल दिए। वे लोग तेंदुआ जिधर मरा पड़ा था उधर न जाकर दूसरी तरफ से नीचे उतरने लगे। डाकुओं को गया जानकर वे 5 साथी खड्ड से बाहर आए और उन्हें देखने लगे। चक्करदार रास्ते से डाकू नीचे उतरते जा रहे थे। जब वे नजरों से ओझल हो गए तो चंदन ने आगे चलने की तैयारी की। दीनू का गला प्यास से सूखने लगा था। पहले पानी की तलाश की गई। भाग्यवश थोड़ी ही दूर पर एक झरना मिल गया। सबने पानी पिया और एक चट्टान पर बैठकर थोड़ा विश्राम करने लगे। ढलते हुए दिन के साथ ये लोग थकते जा रहे थे। हाथ पैरों में दर्द हो रहा था, लेकिन किसी को इसकी चिंता न थी। अभी तो आरंभ था। उन्होंने तो बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी मुकाबला करने की तैयारी की थी। लालू, मेरा ख्याल है इन डाकुओं का अड्डा इसी पहाड़ी पर है और नजदीक है। हम यदि थोड़ी कोशिश करें तो संभव है उसे ढूंढ निकालें। उससे अपने कई काम बन जाएंगे। लालू को बात पसंद आई। सब लोग तुरंत वहां से चल दिए। वह चाहते थे कि सूर्यास्त से पहले यह काम कर। शाम होती जा रही थी। पक्षी अपने घोंसलों में और जानवर अपनी मादों में लौट रहे थे। उन्हें देखकर सबको अपने घर की याद आई। बिना बताए 5 इस तरफ गायब हो गए हैं। आखिर माँ बाप का क्या हाल होगा? चंदन को अपनी माँ की याद आई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी मन का निश्चय जागा। कानों में डाकू का बेटा अपमानजनक शब्द गूंज उठा। प्रतिशोध की अग्नि में आंसू सूख गए। दूर झुरमुटों में एक गुफा दिखाई दिया। वे उधर ही गए। देखा द्वार पर एक बड़ी चट्टान रखी है। चंदन ने उसे हटाने के लिए कहा, किंतु लालू ने रोका। उसने कहा, क्या पता यह उन्हीं डाकुओं का अड्डा है। संभव है कोई गिरोह हो। तो फिर इसका पता कैसे लगे? चंदन ने पूछा। ठहरो, मैं देखता हूँ। लालू ने एक दरार से झांक कर देखा। गुफा के अंदर एक हल्का प्रकाश जा रहा था। बहुत सा सामान रखा था। केवल एक डाकू बैठा बंदूक साफ कर रहा था। उसने कहा, ठीक है, यह उन्हीं डाकुओं का अड्डा है। उनमें से एक यहाँ पहरा देने के लिए रह गया है। तो ऐसा करो, हम लोग गुफा के ऊपर चढ़कर बंदूक चलाएं। वह डाकू बाहर आएगा, बस उसे बात की बात में ठंडा कर देंगे। हमारा रास्ता भी साफ हो जाएगा और काम भी बन जाएगा। चंदन ने थानेदार वाली चाल चली। जल्दी ही सब लोग गुफा के ऊपर चढ़ गए। उन्होंने एक फायर किया। कुछ देर तक प्रतीक्षा की, मगर कोई परिणाम न निकला। दूसरा फायर किया। इस बार चट्टान में थोड़ा कंपन हुआ। सब लोग निशाना साध कर खड़े हो गए। एक धक्के से चट्टान हट गई और डाकू बंदूक लेकर निकल आया। उसने इधर उधर नजर डाली पर कुछ न दिखा। वह जैसे ही ऊपर की तरफ देखने के लिए मुड़ा कि चंदन की गोली उसके सिर को बेध कर निकल गई। दूसरी गोली लालू ने चलाई थी, उसके सीने में लगी। वह वहीं पर ढेर हो गया। थोड़ी देर तक वे वहीं खड़े रहे, इस इंतजार में कोई डाकू तो नहीं आ रहा है। जब जंगल में सन्नाटा छा गया तो सबने मिलकर लाश को एक खाई में फेंक दिया। अब निश्चिंत होकर गुफा में घुसने की तैयारी की। श्याम ने मोमबत्ती जलाई। सब लोग अंदर गए। बड़े ही सुंदर गलीचे बिछे हुए थे। वहाँ दीवारों पर बंदूकें, तलवार, पिस्तौल आदि टंगे थे। बड़ी बड़ी बंदूकें दीवारों से सटा कर रखी थी। एक कोने में कुछ कनस्तर रखे थे। उन्हें खोलकर देखा तो उसमें मिठाई, गुड़, नमकीन, चने आदि रखे थे। अब तक तो किसी को भूख न लगी थी, किंतु इतनी बढ़िया चीजें देखकर सबको भूख लगाई। फिर तो भर पेट सबने खाया। वे थोड़ी देर के लिए बिल्कुल भूल गए कि यह डाकुओं का अड्डा है और खतरे से खाली नहीं। दिन भर की थकान और भर पेट खाने के बाद उन सबको सुस्ती ने घेर लिया। सबने अपनी अपनी बंदूकें बगल में रखी और लेट गए। चंदन ने एक बंदूक दीवार से उठाकर देखी। उसमें दूरबीन लगी थी। दूर का निशाना उससे लगाया जा सकता था। उन्होंने तय किया कि वे एक एक करके सारी रात पहरा देंगे, बाकी साथी आराम करेंगे। थोड़ी देर में सबकी पलकें भारी हो गई। बिरजू पहरा देने लगा। इधर निधिया रानी ने साथियों को अपनी गोद में सुला लिया, किंतु वे गुफा का द्वार बंद करना तो भूल गए थे। अरे सरदार, जरा इधर तो देखो, उस खाई में बिंदा की लाश पड़ी है। एक डाकू ने खाई की तरफ इशारा किया। लगता है सचमुच पुलिस वाले आ गए हैं। सभी डाकुओं ने बिंदा की लाश को ध्यान से देखा। उसके सिर और छाती पर लगी गोलियां स्पष्ट कह रही थी कि उसे किसी ने मारा है। सरदार के माथे पर बल पड़ गए। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई।
अब पुलिस वालों का नंबर है, ठीक है चलो गुफा में देखता हूँ इनको भी। सभी डाकू गुफा की ओर बढ़े, देखा द्वार खुला है। छंगा तू पीछे से जाकर देख तो क्या मामला है, हम लोग ऊपर बैठे हैं। छंगा चला गया। सरदार अपने साथियों सहित गुफा की टेकरी पर चढ़ गया। सवेरा हो चुका था, चारों ओर सुनहली धूप बिखर गई थी। रात में इस डाकू दल ने पतंगा के गिरोह को खत्म कर उसका सारा धन लूट लिया था। विजय प्राप्त कर लौटे हुए सैनिक की तरह सब आए थे, लेकिन बिंदा की लाश ने चिंतित कर दिया। गुफा के पीछे एक गुप्त द्वार था, छंगा उसी से देखने के लिए गया था। गुफा में भी उजाला हो गया था। छंगा ने झांक कर देखा तो 4 लड़के बड़े आराम से सो रहे हैं और एक ऊँघ रहा है। शायद उसे पता नहीं कि सवेरा हो गया है। उनकी बगल में बंदूकें रखी हुई थी। छंगा भाग कर आया। उसकी सारी बातें सुनकर लोग चक्कर में पड़ गए कि बात क्या है। सरदार और सभी उठकर गए। अंदर झांका, लड़के निश्चिंत भाव से सो रहे थे। जरूर इन्होंने ही बिंदा को मारा है, छंगा ने कहा। अरे तो क्या हुआ? झिंगा बोला। सरदार हुक्म दे तो मैं अभी इनको बिल्कुल सुला दूं। नहीं नहीं, सरदार ने कहा, मैंने प्रण किया कि बच्चों और स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाऊंगा और ना ही उठाने दूंगा, इसलिए ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आओ गुफा के अंदर चले। सरदार उन बच्चों को देखकर थोड़ी देरी के लिए अपने आप को भूल गया। उसे अपने बच्चे की याद आई। पता नहीं जिंदा है या मर गया। अगर जिंदा है तो बड़ा हो गया होगा, स्कूल में पढ़ता होगा। वह भी कितना भागा है, अपने बेटे तक को देखने नहीं गया। क्या सोच रहे हो सरदार? एक डाकू ने उसे जैसे ही सोते से जगा दिया। वे सब गुफा द्वार पर खड़े थे। कुछ नहीं, सरदार भारी आवाज में बोला। चुपके से अंदर चलो और इन्हें घेर लो। डाकू अंदर घुसे। उन्होंने बंदूकें तानकर 5 लड़कों को घेर लिया। सरदार ठाका मारकर हंस। 5 लड़कों की नींद खुल गई। चंदन को छोड़कर सब घबरा गए। चंदन ने देखा कि डाकुओं से घिर गए हैं। एक तरफ सरदार खड़ा है, उसका शरीर खूब लंबा चौड़ा है। लगता है कि अगर एक थप्पड़ मार दे तो नानी याद आ जाए। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, डरावना चेहरा, हाथ में बंदूक। हाथ देखकर एक क्षण के लिए चंदन सहम गया, किंतु उसने तुरंत ही बंदूक संभाली। हाँ, जरा ठहर के, इतने 30 मार खा मत बन जाओ, बुजदिल कहीं के। मोर्चा लेने आए हो या सोने? सरदार गरजा। चुप रहो, तुम पापियों की सूरत देखना भी पाप है। चंदन कड़क उठा। अच्छा, तो मिर्च इतना कड़वा है, दिखने में ही छोटा लगता है, एक डाकू बोला। इस तरह घेर लेने से क्या होता है, चलो मैदान में, वहीं निपट लेंगे, चंदन बोला। सो तो हम अभी निपटा देंगे, छंगा बोला। सरदार का हुक्म भर मिले। तुम यहाँ क्यों आए हो? सरदार ने चंदन से, तुम्हें खत्म करने के लिए। तुम्हारे आतंक से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। तुम राक्षस हो, राक्षस। अरे यह लड़का तो बहुत ताव खा रहा है। छंगा बांध दो इनको रस्सियों से और उड़ा दे, याद करेंगे ये भी, सरदार ने हुक्म दिया। हाँ, बाकी सब कुछ कर सकते हो, लेकिन केवल मेरे साथ इन लड़कों का कोई दोष नहीं है। इन्हें मैं ही अपने साथ लाया हूँ, इनसे तुम बिल्कुल मत बोलो। चंदन ने गंभीरता पूर्वक कहा। समझा? डाकू ने तिरछी नजरों से चंदन को देखा। तो तुम हो सबके सरदार? हाँ, मैं हूँ। मैंने निश्चय किया कि डाकुओं को नष्ट कर दूंगा। चंदन ने सरदार की तरफ देखा। सरदार ने चंदन को देखा तो वह चक्कर में पड़ गया कि 14 बरस का छोकरा और इतना साहसी। उसने सोचा कि इसे अगर किसी तरह अपने गिरोह में मिला ले तो बड़ा मजा आएगा। सरदार चंदन की तरफ देखकर मुस्कुराया। डाकुओं से कहा कि दरवाजे पर खड़े हो जाओ। फिर चंदन से बोला, आओ हम दोनों सरदार आपस में बातें करें। चंदन और डाकुओं का सरदार दोनों एक एक कोने में बैठ गए। सरदार बोला, बेटे तुम जानबूझकर क्यों मौत के मुंह में आए हो? तो क्या मैं डरपोक हूँ? मैं मौत का भी मुंह मोड़ दूंगा। शाबाश, तुम सच्चे बहादुर हो। लो, मैं तुम्हें अपनी बंदूक इनाम में देता हूँ। 5000 की है। सरदार ने चंदन के हाथ में बंदूक थमा दी। चंदन ने बंदूक फेंक दी। क्या समझते हो, मेरी बंदूक तुम्हारे लिए काफी नहीं है? सरदार हंसने लगा। नादानी मत कर बेटे, मेरा कहना मानो। तुम चाहो तो यहाँ की सारी संपत्ति के मालिक बन सकते हो। मैं तुम्हारे साथियों को भी छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, तुम डाकू बन जाओ। चंदन ने उछटकर एक चाटा सरदार के मुंह पर मारा। शर्म नहीं आती? मुझे डाकू बनाना चाहते? सरदार आग बबूला हो गया। सब लोग सहम गए। चंदन के साथियों ने समझ लिया कि उसकी मौत नजदीक आ गई। सरदार गुस्से से कांप रहा था। वह उठा और अपनी बंदूक में कारतूस भरने लगा। चंदन बिल्कुल नहीं घबराया। सरदार ने बंदूक की नली को चंदन के सीने पर अड़ाकर कहा, बोल, मेरी बात मानेगा या नहीं? तुम गोली चलाओ। चंदन कड़क उठा। समझ लो अपने बेटे का खून कर रहे हो। क्योंकि वह डाकू नहीं बनना चाहता। सरदार का गुस्सा पानी पानी हो गया। उसके हाथ से बंदूक छूटकर गिर गई। आंखें शर्म से नीचे झुक गई। वह थके हुए व्यक्ति की तरह बैठ गया। क्या सोचते हो? उठो, गोली चलाओ। चंदन ने जैसे ही सोए हुए शेर को ललकारा। काश तुम मेरे बाप होते, मैं तुम्हें गोलियों से भून देता, लेकिन तुम तो कायर हो। मेरा बाप भी डाकू है, पर तुम जैसा डरपोक नहीं है। सरदार ने सिर ऊपर उठाया। तुम्हारा बाप डाकू है? हाँ। चंदन के चेहरे पर बल पड़ गए। उसने डाकू बनकर समाज में मेरे लिए रहना मुश्किल कर दिया है। सब मुझे डाकू का बेटा कहकर अपमान की आग में जलाते हैं। मैं उसी से बदला लेने के लिए काम शुरू किया हूँ। चंदन के साथी और सभी डाकू स्तब्ध होकर सारा दृश्य देख रहे थे। पता नहीं किस क्षण क्या हो जाए। तुम्हारा क्या नाम है? सरदार ने पूछा। चंदन। तुम्हारे बाप का क्या नाम है? मैं अपने डाकू बाप का नाम नहीं लेता। मुझे उसका नाम लेने में शर्म आती है। किस गांव में रहते हो?
सूरजपुर में। तो तुम मन्ना के बेटे हो? हाँ, उसी पापी। सरदार फपक फपक कर रोने लगा। उसने चंदन को सीने से लगा लिया। सिसकते हुए बोला, बेटा मैं ही हूँ तुम्हारा बाप। हाँ, वही अभागा मन्ना जिसका तू नाम लेना पाप समझता है। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। एक डाकू भी इतना कोमल हृदय हो सकता है? पिता पुत्र के इस आकस्मिक मिलन को देखकर सभी की आंखें गीली हो गईं। दोनों काफी देर तक सिसकते रहे। पिताजी, मेरे माथे का कलंक धो दीजिए। मुझे अपने को डाकू का बेटा कहलवाना असह्य है। बेटा तू जो कहे मैं करने को तैयार हूँ। आप पुलिस के पास चलिए। पर वहाँ जाने से क्या लाभ होगा? वह मुझे जेल में बंद कर देंगे। कई साल की सजा होगी और तब भी मुझे लोग डाकू ही कहेंगे। ठीक है, आपने जो कुछ अपराध किए उसकी सजा भुगतनी ही चाहिए। कानून को मत तोड़िए। इस तरह रहकर तो आप अपने अपराधों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। ईश्वर कैसे आपको क्षमा करेगा? तो क्या आत्मसमर्पण करने से क्षमा कर देगा? हाँ, जब आप सजा भुगतने के बाद लौटेंगे तो लोग यही कहेंगे कि डाकू होकर भी इंसान का दिल पाया। अपनी गलती मालूम हो जाने पर प्रायश्चित करना बुरी बात नहीं है। तब आपको सब लोग सम्मान देंगे। माँ कहती है, अगर सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला मत समझो। पर बेटा मैं तो तेरी माँ के पास क्या मुंह लेकर जाऊंगा? सरदार सिसकने लगा। ऐसा मत सोचिए। उसके हृदय में आपके प्रति वही श्रद्धा है। वह कभी अपने मुंह से नहीं कहती कि आप डाकू हैं। उन्होंने तो मुझे आज तक नहीं बताया। अच्छा, मैं अगर तेरी बात मान भी लूं तो क्या इससे तेरा कलंक मिट जाएगा? हाँ, फिर मैं सबके सामने सिर उठाकर चलूंगा। मुझे गर्व होगा यह कहने में कि मैंने अपने डाकू बाप को इंसान बनाया। शाबाश बेटा। सरदार ने चंदन को फिर से चिपटा लिया। तुझ जैसी औलाद पाकर आज मैं धन्य हो गया। अब मैं जेल में ही क्यों न मर जाऊं, लेकिन मुझे दुख न होगा। मैं तेरी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। चलो मैं चलता हूँ। सरदार उठा। चंदन के सब साथी भी उठे। उसकी पीठ ठोककर मन्ना ने कहा, तुम्हारी ही संगत से चंदन इतना अच्छा बना है। गुफा के द्वार पर मन्ना के सभी साथी खड़े थे। वे उसके सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए। लो भाई मैं चला, मन्ना ने भरे हुए गले से कहा। मेरा कहा सुना माफ करना। पर सरदार हम अकेले क्या करेंगे? अपने साथ हमें भी ले चलो। हम भी अपने बीवी बच्चों को छोड़कर आए हैं। अब लगता है कि इस पाप से शायद हमें भी मुक्ति मिल जाए। छंगा ने सिर झुकाए हुए कहा, वाह, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? कुत्ते की मौत मरने से अच्छा है अपने पापों का प्रायश्चित करके मरो। कम से कम इस लायक तो बन जाओ कि ईश्वर के सामने खड़े हो सको। हाँ सरदार, चंदन बेटा ने आज हमारी आंखें खोल दी हैं। हम भी साथ चल रहे हैं। झिंगा अपने साथियों के साथ आगे बढ़ा। चलो भाई, आज डाकू के बेटे ने अपने डाकू बाप को एक नई रोशनी दी है। सब लोग गुफा से बाहर निकलकर पहाड़ी के चक्करदार रास्ते से नीचे उतरने लगे।